नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में लास्ट वीडियो में बात की थी कि उसमें हमने पुर्तगाल, अंग्रेज, डच और फ्रांस के बारे में डिस्कस किया था, जिससे कि आपको मुझे आशा है कि आपको वो वीडियो समझ में आई होंगी और जितने महत्वपूर्ण वहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन ये था कि जो हमारे देश के जो महान सेना नायक या व्यक्ति कह सकते हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक आदि जो लोग थे, इन्होंने इसमें क्या किया था। और आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके मन में बात आ रही होगी कि एक हमारे जो लॉर्ड थे, जो हमारे ब्रिटेन से आकर हमारे देश में शासन किया था, तो उनका क्रम पहले आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे देश के नागरिकों ने इस देश के लिए किया है, और लॉर्ड के जो हमारा विशेष टिप्पणी है उन पर करेंगे। उनका मतलब ये है कि जो लॉर्डों ने हमारे देश में अपने शासन के प्रति क्या क्या किया। तो हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1800 से बाद होने वाली है, 1880 के बाद होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन एसोसिएशन के 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ था आइए देखते हैं। 1883 ईस्वी में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का एक सम्मेलन हुआ था। और दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1885 में। सही है, पहला हुआ था 1883 में और दूसरा हुआ था हमारा 1885 में। जबकि मैं आपको बताऊं कि 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, देखिए ये चीज एक अलग होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये अलग पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एक अलग पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग पार्टी है। जबकि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कॉन्फ्रेंस से पहले बाद में हुई है। तो 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जगह मिली थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अब बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो 28 दिसंबर 1885 ये इसकी तिथि थी, 28 दिसंबर 1885। और मैं आपको बता दूं कि यह हुई किसके शासनकाल में थी। तो हम बात करेंगे लॉर्डों की। देखिए, जब यह एक प्रश्न आ गया है तो यहाँ लॉर्ड बताना जरूरी हो गया है। यहाँ पर थे लॉर्ड डफरिन। सही है, लॉर्ड डफरिन। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, सभी के मन में आती है कि जो कांग्रेस की स्थापना ये हुई क्यों थी। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर अपने देश में जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, वहाँ पर रोज दंगे होते थे, फसाद होते थे, तो उनकी कुछ ना कुछ मांगे इस डफरिन जो हमारे शासन थे, लॉर्ड थे, इनके पास पहुँचती थी डे बाई डे। तो लॉर्ड डफरिन ने इनसे कहा था कि आपका जो भी मांग हो, जो भी आप चाहते हो, वो आप एक पत्र पर लिखें और सभी व्यक्ति के सिग्नेचर कराएं और मुझे उसको सौंपें। तो मैं उस पत्र को लेकर ब्रिटेन जाऊंगा और वहां से जो भी नियम पारित होकर के आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके हित में होगा। लेकिन अब इन्होंने सारी मांगे अपनी एक पत्र पर लिखी और लॉर्ड डफरिन को सौंपा। अब ये इस पत्र को लेकर ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से जो भी नियम आए, शायद लगा होगा कि लॉर्ड डफरिन को कि जो नियम थे वो भारतीय लोगों के हित में नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप एक अपनी अलग पार्टी की स्थापना कीजिए। तो भारत के वासियों ने कहा कि सर, हम ऐसी कौन सी पार्टी की स्थापना करें, तो इतना काम हमारे लिए आप ही कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि चलो मैं करता हूँ। 28 दिसंबर 1885 को आपने एक नाम सुना होगा, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे,
ये जो ह्यूम जो थे ये कहाँ के गवर्नर थे? ये थे आपके इटावा के गवर्नर। कहाँ के थे? इटावा के। इटावा के गवर्नर के पद पर ये उस समय आश्रित थे और जो लॉर्ड डफरिन थे उस समय हमारे देश में इनका शासन काल था। लॉर्ड डफरिन ने ए ह्यूम के पास फरमान भेजा कि आप मुंबई आइए और यहाँ पर आकर सभा की या पार्टी की आप स्थापना कीजिए। तो हम बात करते हैं, अब बात है नाम ए ह्यूम का। तो आप इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ए ह्यूम का शॉर्ट नाम है, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेन ह्यूम। क्या नाम है इनका? एलन ऑक्टेन ह्यूम। और ये कहाँ के गवर्नर थे? ये थे इटावा के गवर्नर। अब बात आती है 28 दिसंबर 1885 की। अब 28 दिसंबर 1885 में इनकी जो बैठक पहले निश्चित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? पूना में, कि यहाँ पर हमें पूना में एक बैठक करनी है और वहाँ पर किसी पार्टी का गठन होगा। लेकिन पूना में एक आपने बीमारी सुनी होगी, प्लेग। प्लेग नाम सुना होगा, प्लेग। लेकिन पूना में प्लेग बीमारी के फैलने के कारण वहाँ से इस बैठक को रद्द कर दिया गया और बाद में जो इसकी बैठक की गई वो की गई हमारे कहाँ? मुंबई में। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। अब मुंबई तो बहुत बड़ी है, मुंबई में तो कौन सा स्थान था जहाँ पर इसकी स्थापना की गई होगी? तो मैं आपको बता दूं, उस विद्यालय का नाम था, उस विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, कौन सी जगह थी, कौन सा स्कूल था? वो नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। और जहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, ये मैं आपको बता दूं कि इस सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 72, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो 10 थे वो कहाँ से थे? हमारे उत्तर प्रदेश से थे। और जो 62 थे वो पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, अनेक राज्य से, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या थी वो थी हमारे उत्तर प्रदेश के सदस्यों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, बात करते हैं कांग्रेस की। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो कांग्रेस शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस शब्द का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की सभा। क्या होता है? लोगों की सभा। सही है, कांग्रेस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारा लोगों की सभा। देखिए, अब कांग्रेस की स्थापना हुई। अब कांग्रेस की स्थापना तो हुई जो भारतीय लोग थे। सही है, अब भारतीय हो गए। अब उसके बाद अब इसका भी कोई ना कोई जो प्रथम अध्यक्ष हो या कुछ हो, मतलब जो संचालक करता है किसी चीज का, जो वृद्ध हो या एजुकेटेड हो, वो लोग चुना जाता है। सही है, तो हम बात करते हैं किसकी? अब कांग्रेस बनी। कांग्रेस बनने के बाद जो अंग्रेजों का जो रवैया था, यानी कि जो रुख था कांग्रेस के प्रति, अधिक जो सहानुभूति रवैया था, यानी कि सहानुभूति ज्यादातर लोग दिखाते थे, कांग्रेस के साथ ज़्यादा उठते बैठते थे, कांग्रेस में बड़े प्रेम से बात करते थे, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, अपना शासन करना था। इसी प्रकार कांग्रेस को भी लगा कि हाँ, कि जो अंग्रेज हैं वे भारत की भलाई चाहते हैं। इसीलिए अब जैसे ही उन्हें पता चला कि 1857 का जो विद्रोह है, आपने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत बड़ा युद्ध था, या युद्ध कह सकते हैं, घटना कह सकते हैं आप उसे, कि 1857 के विद्रोह से बचा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की बेरुखी की वजह से अंग्रेजों ने उनके प्रति शत्रुता का व्यवहार किया, या आप कह सकते हैं दोषपूर्णता का व्यवहार किया, और इसी प्रकार कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच शत्रुता का प्रश्न आया। आप ऐसे कह सकते हैं कि शत्रुता का प्रश्न आया, और हम कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन ने, अब इन्होंने स्थापना की है कांग्रेस की, लॉर्ड डफरिन ने, तो इन्होंने भी इसका कुछ ना कुछ तो नाम रखा होगा। कांग्रेस तो ऐसा मानो कि आपने भारतीयों के नाम पर रख दिया हो, या ए ह्यूम ने जिसकी स्थापना की थी उन्होंने नाम रख दिया हो, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने भी तो कुछ ना कुछ कहा होगा। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक। क्या कहा था? सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक। सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक। सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है उसे हम
अल्पसंख्यक कहते हैं। सही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस संख्या के बाद ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने जो इस संख्या मिली होगी इसके बाद में कुछ अच्छा कार्य किया होगा या बुरा कार्य किया होगा, जिस प्रकार भी अपना रुख रखा होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने काम किया कि अब जैसे कि कांग्रेस को लगता था कि अंग्रेज जो है भारत के वासियों की भलाई चाहते हैं, तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर भारत के जितने लोग हैं अगर उनकी समस्या के अगर सूचना ब्रिटेन तक पहुंचाई जाए या अंग्रेजों तक पहुंचाई जाए तो उनके समस्या के निवारण में उनको करने में आसानी होगी। नहीं समझे बात? यदि जो भारत के लोगों को कुछ भी समस्या है, यदि उनकी समस्या को या उनके दुख को अगर ब्रिटेन के अंग्रेजों तक पहुंचाया जाए या लॉर्डों तक पहुंचाया जाए तो उनके दुख को समझने में, उनकी समस्या का निवारण करने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1889 में, इसी उद्देश्य की प्राप्ति में 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी, कहाँ पर? लंदन में। क्या नाम था? विलियम डिग्बी। क्या नाम था? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ये उस समय वहाँ के लंदन में जो आप कह सकते हैं कि सभा होती है या कोई किसी प्रकार का कोई कार्य होता है उसके वहाँ पर ये अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। और ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको कई बार पूछा भी गया है तो आप इसको नोट कर ले सकते हैं। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ, क्या नाम था? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया सभा की स्थापना की गई। अब स्थापना की गई और मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके लगभग ज़्यादातर एग्जाम में आया हुआ भी है। अब हम बात करते हैं 1890 में। 1890 में, अब 1890 आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। 1890 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1890 ईस्वी में इंडिया, क्या नाम बताया? सॉरी, इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। क्या नाम था? इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। कब हुआ था ये? 1890 में। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कि उदारवादियों का काल किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? उदारवादियों का काल किसे कहते हैं? उदारवादियों का काल हम किसे कहते हैं? उदारवादियों का मतलब होता है ज्यादा आप पे प्रेम रखता हो, उदारपूर्ण भाव रखता हो, उसे हम उदारवादियों का काल कहते हैं। किसे कहते हैं? 1885 से और 1905 तक के काल को, 1885 से 1905 तक के काल को हम उदारवादियों का काल कहते हैं। ये आपके लिए स्टार हो सकते हैं, तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। क्या कहते हैं? 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को हम उदारवादियों तक के काल में कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, स्वराज। क्या शब्द है? स्वराज। अब स्वराज शब्द के जो जन्मदाता आप कह सकते हैं या किसने इनका नाम रखा स्वराज या स्वराज नाम का क्या अर्थ होता है, तो हम बात करते हैं गोखले ने सर्वप्रथम, किसने? गोखले ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में स्वराज शब्द की बात की, यानी कि स्वराज की मांग की। सही है। गोखले ने सर्वप्रथम 1905 में स्वराज की 1905 में गोखले ने स्वराज शब्द की बात की थी सबसे शुरू में। तो मैं आपको बताऊं कि जब 1905 में गोखले जी ने स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था, उस स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज शब्द का अर्थ होता है कि हमारा खुद का स्वशासन या शासन। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कौन से अधिवेशन में?
कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में खुले तौर पर स्वराज शब्द का उपयोग किया। खुले तौर पर स्वराज शब्द का उपयोग किया। ठीक है। अब आती बात 1915 की। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इसका जो प्रयोग किया था और कलकत्ता अधिवेशन में किया था। अब बात करते हैं 1915 ईस्वी की। 1915 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में 1915 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने 1915 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही है। 1915 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कानपुर अधिवेशन में इसका नारा दिया था। क्या नारा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सही है। अब आती है बात 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कहाँ के अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने स्वराज शब्द का उपयोग किया था। जबकि जो स्वराज शब्द का उपयोग किया था, स्वराज शब्द का उपयोग वहां सिर्फ इतना था कि हमें अपना शासन चाहिए, हमें अपना स्वशासन चाहिए। क्या चाहिए? हमें अपना स्वशासन चाहिए। 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने इसका उपयोग किया। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया और 1906 में आप जानते ही हैं कि गोखले साहब ने इसका उपयोग किया था। और 1920 में कांग्रेस ने भी इस स्वराज शब्द का उपयोग किया था। ठीक है। और हम बात करते हैं आगे 31 दिसंबर 1929 में। 31 दिसंबर 1929 की बात करते हैं। 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में, कहां पर? लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से, पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता, क्या मतलब होता है इसका? पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वशासन, क्या कहते हैं इसको? पूर्ण स्वशासन। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण रूप से, प्रथम बार पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वशासन का उपयोग किया या मांग की। ये तीनों एक ही चीजें होती है, केवल इनके नाम अलग अलग होते हैं। इसका जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है वो सेम होता है, लेकिन कहीं की किताब में आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलता है, पूर्ण स्वराज मिलता है। अगर किताब में पूछा जाए कि पूर्ण स्वतंत्रता का नारा किसने दिया था या सर्वप्रथम किसने खुले तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था, तो किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जब अब एक शब्द आता है आपको स्वराज, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने देखा होगा स्वतंत्रता या स्वशासन, दो शब्द आते हैं एक ही अर्थ के, मतलब जो शब्द एक ही लेकिन अर्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्वराज हमारा शब्द है उसका जो पहले जो उपयोग किया था, जब इसके 1906 में 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, तो जब इसका उपयोग किया था वो उपयोग किया था केवल हमारे स्वशासन के लिए। किसके लिए किया था? केवल स्वशासन के लिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम बात करेंगे, और हम कल बात करेंगे कि गर्म जो दल थे, बंगाल विभाजन, क्रांतिकारी गतिविधियां, और जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आपके इससे बनने वाले हैं वो आप मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। आप
वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें और नोट करते रहें। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लगे रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।